करीब 15 अक्टूबर 2023 की देर रात का ये वाकया है। बात कर रहा हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर एक पीएचडी की स्टूडेंट अपने जूनियर साथियों के साथ बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी। इसी बीच में एक स्कॉर्पियो कार आती है। कार आकर रुक जाती है। कार में सवार जो बैठे हुए लड़के थे उन्होंने शराब पी हुई थी और शीशा उतरता है। शीशा उतरते ही उस लड़की की तरफ देखते हैं और देखते ही कहते हैं, हेलो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लड़की कहती है कि जान नहीं पहचान नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों चली जाऊँ। तो लड़का कहता है जिन्होंने शराब पी हुई थी कि जब तुम इनके साथ बैठ सकती हो तो फिर हमारे साथ बैठने में तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या एतराज़ है। इतना सुनते ही लड़की को गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसने विरोध किया और लड़की ने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और उस कार का फ़ोटो खींचने की जैसे ही कोशिश की, तुरंत ही गाड़ी में बैठा हुआ लड़का ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगता है। इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी वो गालियाँ दे रहा था कि जूनियर क्या सीनियर क्या, उन्हें भी शर्म आने लगती है। उतरते हुए कार से कहते हैं कि कार का फ़ोटो क्या लेते हो, फ़ोटो लेना है तो मेरे चेहरे का फ़ोटो लो ताकि तुम याद कर सको कि किससे पाला पड़ा है। लड़की ने कुछ कहने की कोशिश की, इसी बीच में फिर से गालियां देनी शुरू कर दी। जूनियर छात्रों को गुस्सा आता है। उस कार के आगे पीछे अपनी बाइक और स्कूटी लगा देते हैं ताकि वो कार जा ना सके, वहाँ से भाग ना सके, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, इसलिए डटकर मुकाबला करना वो शुरू कर देते हैं। वैसे भी इन्होंने शराब पी हुई थी, डर किसी बात का उनको था ही नहीं। और ये कैंपस के अंदर तक गूंज फैल जाती है और देखते ही देखते प्रॉक्टर भी मौके पर आ जाते हैं। और जैसे ही प्रॉक्टर मौके पर आते हैं, लड़की और छात्रा और जो छात्र के जो साथी होते हैं उनको ही डांटा जाता है। कार सवारों के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाए। ये मतलब कि इतनी रिक्वेस्ट भाव से उनसे बात कर रहे थे, जबकि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी। कैंपस की छात्रा के साथ ऐसी अश्लील बातें, अश्लील हरकतें, अश्लील गालियाँ जब दी गई, उसके बावजूद भी उनके आगे प्लीज़ प्लीज़ कर रहे थे। लड़की और उनकी जो जूनियर साथी थे वो थोड़ा घबरा जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। उन्हें लगता है जब प्रॉक्टर जैसे लोग ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम तो स्टूडेंट हो। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी उसी कैंपस के अंदर की है। उससे भयानक कहानी है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है, ना केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज फैल जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो देश का टॉप 3 विश्वविद्यालय है उसमें इतनी गंदी हरकतें कैसे हो सकती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर बनारस की। इसी में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दरअसल इसी बीएचयू कैंपस में 1-2 नवंबर की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास कर्नाटक की रहने वाली एक छात्रा जो कि बीटेक कर रही थी, वो अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद सीधा एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम है गांधी स्मृति चौराहा। वहाँ पर पहुँचती है तो उसका एक साथी मिलता है, स्टूडेंट मिलता है। उससे बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते दोनों पैदल पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। रात ज़्यादा थी, कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, कहीं अंधेरा था। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं तो करमन बाबा मंदिर से लगभग 300 मीटर दूर निकल जाते हैं। और दूर निकलती तभी वहाँ पर एक बुलेट मोटरसाइकिल आती है। और जैसे बुलेट मोटरसाइकिल आती है, तीनों लड़के जो बुलेट मोटरसाइकिल बैठे हुए थे वो रुक जाते हैं और लड़का और लड़की यानी कि छात्रा और छात्र को जैसे ही साथ साथ रात के 1:30 बजे के आसपास देखते हैं, रोकते ही उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। और लड़के को एक लड़का उन तीनों बाइक सवारों में से कोने में लेके जाता है और उसको डांटता है, फटकारता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको 1-2 थप्पड़ भी लगाता है। कहता है कि अगर यहाँ से कुछ चीखने चिल्लाने की कोशिश की और कुछ ज़्यादा होशियार दिखाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा मारे जाओगे। उसके हाथ में हथियार जो था, शस्त्र था, उसको देखने के बाद लड़का थोड़ा डर जाता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लड़की को एक कोने में लेके जाते हैं। कोने में ले जाने के बाद सबसे पहले उसको किस करते हैं। किस करने के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं। जैसे ही लड़की ने चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, उसको धमकी दी गई। साफ साफ कहा कि बहुत दूर की रहने वाली हो, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगी, इसलिए जैसा कहते हैं वैसे ही चुपचाप करती चली जाओ। लड़की शांत हो जाती है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। अपने दोस्त को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, बार बार नज़र इधर से उधर घुमा रही थी, लेकिन दोस्त का कहीं अता पता ही नहीं था। वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, कोई मदद भी नहीं लेके आ रहा था। और देखते ही देखते लड़की के तन पर जो कपड़े थे, अब एक भी कपड़ा बाकी नहीं था। अब लड़कों ने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे तो वो किस कर ही रहे थे, उसको छू रहे थे गंदी नज़रों से। उस लड़की को बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसके बावजूद भी जब उन्हें लगा कि जब उनका मन नहीं भरा इतनी बात से, तो उसका न्यूड होने के बाद उसका पूरा वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की से कहा कि अपना मोबाइल नंबर दो,
मोबाइल नंबर चाहिए। लड़की ने विरोध किया तो उसने कहा कि ठीक है, नंबर नहीं दोगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, उसको वो जाने की इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। लड़की अब जैसे ही वहाँ से जा रही थी, फिर से एक बार मोटरसाइकिल की आवाज़ आने लगती है। रॉयल एनफील्ड, क्योंकि उसकी आवाज़ और मोटरसाइकिलों से बिल्कुल अलग होती है। लड़की को लगा कि एक बार फिर से उसके वो पीछे आ रहे हैं। लड़की वहाँ से बहुत जितना तेज़ी के साथ भाग सकती थी, दौड़ सकती थी, उतना ही दौड़ते हुए एक आवाज़ की तरफ जाती है। पता चलता है कि वो प्रोफेसर का आवाज़ था। प्रोफेसर के आवाज़ पर जाकर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है, आवाज़ें लगाने लगती है कि सर जल्दी से बाहर निकलिए, बाहर बहुत खतरा है। जब कई बार आवाज़ लगाई जाती है तो एक प्रोफेसर अंदर से निकलते हैं और निकलने के बाद लड़की कांपती हुई बस उनके पास जाकर बैठ जाती है। कहती है सर बहुत डर लग रहा है, कोई है वहाँ पर, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर सकते हैं। वो समझ में नहीं पा रही थी कि मुझे कहना क्या है, क्या नहीं कहना है। उस गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा बस एक ही गुहार लगा रही थी, सर मुझे किसी भी तरकीब से मेरे हॉस्टल तक पहुँचा दीजिए, बस मैं अपने हॉस्टल तक जाना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात प्रोफेसर ने सुनी, इत्मीनान दिया, उसको तसल्ली दी, कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी में कमेटी में एक राहुल राठौर नाम के एक शख्स हैं, उनके पास वो उन्हें लेके जाते हैं, उन्हें गेट तक छोड़ के आते हैं। और वो उसके बाद फिर राहुल राठौर जो होते हैं, ये इस लड़की को IIT BHU के पेट्रोलिंग गार्ड जो होते हैं उनके पास छोड़ के आते हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग गार्ड का काम होता है पूरे कैंपस में अपनी गाड़ी को घुमाना फिराना होता है ताकि कहीं अव्यवस्थाएं ना फैली हों, उसको देखना होता है। और जैसे ही उनकी लड़की को उनके पास तक छोड़ते हैं, उस लड़की को वो अपनी कार में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, सीधा छोड़ देते हैं हॉस्टल की तरफ। अब लड़की इत्मीनान से पहुंच जाती है, लेकिन ये बात अब पूरे कैंपस में धीरे धीरे आग की तरफ फैलने लगती है, पूरे कैंपस में, कि किसी लड़की के साथ रात कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है। देखते ही देखते कैंपस के जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, बड़ी संख्या में एक हॉस्टल के सामने जमा होना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते लगभग 2500 स्टूडेंट जमा होते हैं और जमकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद लड़की भी जाकर थाने जाती है, यानी कि लंका थाना लगता है, नज़दीकी थाना। वहाँ जाकर पूरी कहानी बताती है, शिकायत दर्ज कराती है। और शिकायत दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस को कहा जाता है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस उतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं करती जितना ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए। उधर धरना प्रदर्शन हो रहा था, छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर आ रही थी कि BHU के अंदर एक लड़की के साथ गलत काम होता है। जब पुलिस पर लगातार प्रेशर बन रहा था, दबाव बन रहा था, तब पुलिस ने जाकर इसमें 7 दिन का अल्टीमेटम मांगा। कहा कि बस 7 दिन का वक्त दे दीजिए और 7 दिन के अंदर अंदर हम इसमें पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की ने ये भी बता दिया था कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर आए थे। 3 लड़के थे, उनमें एक पतला था, एक मोटा था, एक की हाइट थोड़ी कम थी और वो मीडियम साइज का था। इस तरह की जब बात बताई गई, लड़की ने पहचान बता दी, गाड़ी बता दी, सब कुछ बता दिया था। उसके बावजूद भी पुलिस ने 7 दिन का समय मांगा। और जब 7 दिन का समय बीत जाता है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 8वें दिन उस लड़की का जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है और जो मजिस्ट्रेट को पूरी कहानी बताती है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि पुलिस के सामने कुछ और कहानी थी और मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान हो रहे थे तो उसने एक एक बात खुल के बताई। तब पता चला उस लड़की के ना केवल तन को छुआ गया था, ना कि किस किया गया था, ना केवल वीडियो बनाया गया था, बल्कि उस लड़की के साथ, उस छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, दुष्कर्म किया गया था। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन तीनों दरिंदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ अपनी हवस की आग मिटानी थी। उस आग बुझाकर वहाँ से वो आसानी से चले जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जैसे वक्त गुजरता है, लगभग 60 दिन के बाद, यानी कि 30 दिसंबर 2023 को उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ऐसा दिखाया गया जैसे सामान्य सी बात थी, लेकिन दैनिक भास्कर अखबार ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया और प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद तीनों लड़कों का नाम भी दिया, जिसमें एक लड़के का नाम कुणाल पांडे होता है, एक का नाम आनंद उर्फ अभिषेक चौहान होता है, एक का नाम सक्षम पटेल होता है। कोई BA पास है तो कोई हाई स्कूल पास है तो कोई इंटर पास है। और इनके बारे में पता चलता है कि BJP की IT सेल से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ दैनिक भास्कर ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, उस रिपोर्ट के साथ साथ ये बताने की कोशिश भी की कि ये BJP के IT सेल से जुड़े हुए हैं, BJP के लिए काम करते हैं। और इससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब सोशल मीडिया पर कई फोटोग्राफ्स वायरल होने लगते हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि 7 जो फोटो था इन्हीं तीनों आरोपियों में से एक आरोपी का फोटो होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी फोटोग्राफ्स होता है, साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भी फोटोग्राफ्स होता है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी इन आरोपियों में से एक आरोपी का फोटो होता है। अब इतनी सारी जानकारी होने के बाद जब ये निकल के सोशल मीडिया पर आती हैं, और 60 दिन में जो गिरफ्तारी का जो मामला था, सवाल बिल्कुल जैसे जैसे लोग सवाल कर रहे थे वैसे वैसे अपना आप से जवाब भी मिल रहे थे। दरअसल पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस को ये बताया गया था कि एक पतला है, एक मोटा है, एक मीडियम साइज का है, और ये बुलेट मोटरसाइकिल पर आए हैं। हालांकि कैंपस के जो कैमरे हैं वो सही मात्रा में, सही रूप में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लड़के कैंपस के थे ही नहीं, वो लड़के तो बाहर से आए थे। जब बाहर से आए थे तो वो लड़के कहीं ऐसे चौराहे पे भी निकले होंगे, कहीं ऐसी जगह से भी निकले होंगे जहां पर पुलिस के सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस को शायद जानकारी ये भी थी, सूत्रों का ये दावा है कि 24 घंटे में ही पुलिस को पता चल गया था, लेकिन पुलिस को ये भी पता चल गया था कि जो तीनों के तीनों आरोपी हैं वो बड़े बड़े रसूख वाले हैं, वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अब चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इसलिए पुलिस भी शायद इन पर कार्रवाई करने से डर रही थी। कुछ लोग, कुछ मीडियाकर्मी ये भी दावा करते हैं कि 7वें दिन ही पता चल गया था कि तीनों आरोपी कौन हैं, लेकिन तीनों आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद बड़े इत्मीनान से, उन्हें किसी बात का डर नहीं था, खौफ नहीं था। मध्य प्रदेश का चुनाव नज़दीक आता है, और जब मध्य प्रदेश का चुनाव नज़दीक था तो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पब्लिक से, जनता से वोट मांग रहे थे कि हमारी पार्टी के लिए वोट देना, और हम तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारे चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, हम विकास भी कराने की बात करते हैं। और वो वाकई वोट मांगते हैं, वोट मांगकर अपना काम करते हैं। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन सीधा जाकर मेडिकल परीक्षण होता है, कोर्ट में हाजिर करते हैं, उसके बाद सीधा जेल भेज देते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से अमूमन घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आता है, वो किसी के घर पे भी जब कोई बड़ी लापरवाही, बड़ी खामियां मिलती हैं तो वो बुलडोजर चलवा देते हैं। अक्सर जब मैं इस खबर के बारे में रिसर्च कर रहा था, इस खबर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, तो बड़ी संख्या में लोगों के सिर्फ एक ही सवाल थे कि इन तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी जवाब देते हैं कि अगर इस तीनों से पार्टी को खतरा होता है तो इन पर कभी भी बुलडोजर भी चल सकता है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हो सकता है कि कभी भी फांसी के फंदे पर भी चढ़ जाएं, लेकिन बशर्ते ये पार्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो यदि इनकी वजह से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता तो इनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम तो खैर ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ कमेंटों में बात कही गई है, लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी तो जनता पर विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही बीएचयू में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर भी विश्वास बढ़ेगा, और छात्र छात्राओं के जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बीएचयू जैसी संस्थान में भेजते हैं, उनका भी बीएचयू के प्रति और वहाँ के प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। हम भी इस अपनी घटना, अपनी कहानी के माध्यम से सरकार को और पुलिस प्रशासन को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कम समय में सज़ा होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश जाए, ताकि अच्छा ये मैसेज जा सके कि कोई भी हो लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, जाते जाते आज मैं इतना कहूँगा कि आज नया साल है, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जो खबरें हम सुनाते हैं, इन खबरों को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जाते जाते ये आज बलराज सिंह हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, अर्जुन कुमार जमशेदपुर के हैं, मोहम्मद शरीक बदायूं से हैं, प्रतीक राघव, ताहिर फराज, अजरुद्दीन अहमद कुशीनगर से हैं, बाशु सोम मेरठ से हैं, शीलू औरैया से, शहबाज सैफ़ी मेरठ से हैं, विनोद कुमार इटावा से हैं। आज इन सभी भाइयों का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।